जी सर, आप लाइव जा सकते हैं मैम। बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ना सर? हाँ जी मैम, ज्वाइन कर लिया। ओके, सो हम आज दूसरी क्लास है हमारी फॉर यूनिट सेकेंड विच इज़ पोइट्री। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही क्लास ली थी, जिसके मतलब लास्ट वाली जो क्लास थी उधर हमने पोइट्री स्टार्ट किया था। ओके, तो आज की क्लास के अंदर वी हैव दिस इज द बेसिकली कंटेंट्स ऑफ द लास्ट क्लास कि पोइट्री क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, कितने तरीके की पोइट्रीज होती है, पोइटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी बेसिकली क्या क्या चीजें होती है और हम एक पोइट्री को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप जब लर्न करोगे तब जैसे कि कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं जिसके अंदर कभी कभी पोइट्रीज भी दे देते हैं। ठीक है, तो तब आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे इजीली। ठीक है, तो जितने भी आपके ये मटेरियल है, ठीक है, दैट वुड बी अवेलेबल ऑन द एक्सेस लिंक जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर इट। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को नहीं मिल पाता है, फिर दिक्कत होगी। एंड वहां पे जितना भी मटेरियल है, आई सजेस्ट कि तुम उसे सारे के सारे मटेरियल को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मतलब एटलीस्ट डाउनलोड इट, या तो तुम लास्ट वाली क्लास में जब होगे तब डाउनलोड कर लेना सारे के सारे मटेरियल को, लेकिन एक फोल्डर के अंदर बना के रखो उसे। ठीक है, विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। ठीक है, क्योंकि ये लिंक ज्यादा टाइम तक एक्सेसिबल नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है कि तुम इसे डाउनलोड करके रखो। प्लस अगर इस वीक लास्ट वाली क्लास में थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस थे, तो अब यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सेक्शन तुम्हें दिख भी गया होगा, वहां पे पब्लिश्ड सेक्शन के अंदर मैंने ये लिंक ऑलरेडी डाल रखा है, तो तुम वहां से भी एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है, इस लिंक के अंदर तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, विच इज ओके, तो इस लिंक के अंदर मैंने सारा का सारा तुम्हारा मटेरियल डाल रखा है। व्हेन यू विल ओपन क्लिक दैट लिंक, तो तुम इस वाली पूरी की पूरी फाइल पे जाओगे, आओगे मतलब। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। देयर आर मल्टीपल पीडीएफ्स, ठीक है, जो तुम्हें एक्चुअली में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ड्रामेटिक लिटरेरी टर्म्स, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, ठीक है, प्लस जो स्लाइड्स में से मैं पढ़ा रही हूँ वो वाली स्लाइड्स भी मैंने इधर डाल रखी हैं, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, उसके अलावा यू हैव द मटेरियल, जो तुम्हारे सजेस्टेड रीडिंग्स हैं उसका पूरा का पूरा मटेरियल इधर अवेलेबल है, जो मैंने डाल रखा है। जितनी चीजें हम करते रहते हैं उसके साथ के साथ मैं यहाँ पे अपलोड करते रहती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास की स्लाइड्स आज की क्लास के बाद एंड के अंदर अपलोड होएगी, तो जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद तुम इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो, ज्यादा कन्वीनियंट वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस की तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा, ऑल द स्लाइड्स जो कि मार्क्ड हैं कि फोर्थ क्लास में क्या हुआ था, फिफ्थ क्लास में क्या हुआ था, उसके बाद पोइट्री का हमने सिक्स्थ क्लास में पोइट्री का पार्ट 1 किया था, एंड सेवेंथ क्लास के अंदर पोइट्री का पार्ट 2 जो हम आज करेंगे। ठीक है, प्लस ऑल द यूनिट्स, यूनिट 1, 3 एंड द पोएम्स इन यूनिट 2 जितनी भी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो तुम्हें वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इनको रीड कर सकते हो, इनके प्रिंट आउट्स निकाल सकते हो, जैसा सही लगे बेसिकली वैसा पढ़ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग पोएट्री। ठीक है, लास्ट के 10-15 मिनट्स में यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। इनफैक्ट तुम अभी भी आई गेस पोस्ट करना शुरू कर सकते हो क्वेश्चंस, अगर कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज की क्लास है, किसकी क्लास चल रही है। दिस इज थर्ड सेमेस्टर के अंदर यू हैव अ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। ठीक है, और जो बच्चे फर्स्ट क्लास से यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि अब हम कैसे बेसिकली जा रहे हैं यहाँ पे आगे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी कि आपका सिलेबस क्या है, आपकी रीडिंग्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर, वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, लेकिन गेटिंग बैक टू दिस यूनिट 2 ऑफ योर सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो उसके अंदर आपकी सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर 4 चीजें हैं। ठीक है, फर्स्ट इज गार्गीज साइलेंस। ठीक है, by रुक्मणी भाया। ओके, सो दिस इज अ पोयम जो मोस्टली एक्चुअली में सारी ही पोयम्स है, लेकिन विक्रम सेठ की जो गोल्डन गेट है, द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ इज एक्चुअली अ नॉवेलिस्ट, तो उन्होंने गोल्डन गेट उनकी फर्स्ट नॉवल है। ठीक है, जो उन्होंने लिखी थी, उसका सिर्फ पार्ट 1 आपके सिलेबस के अंदर है जो आप पढ़ोगे। ठीक है, एंड अब ये नॉवल पोइट्री वाले सेक्शन के अंदर क्या कर रही है, बिकॉज विक्रम सेठ ने ये पूरी की पूरी पोयम जो है वो वर्ड्स के अंदर लिखी है, यानी कि पोइटिक फॉर्म में लिखी है।
ठीक है, वर्सेस के अंदर लिखी है, एकदम पोएटिक फॉर्म के अंदर लिखी है, दैट इज व्हाई इट इज इन योर सिलेबस यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। और सजेस्टेड रीडिंग्स में से जरूर नहीं है पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए, लेकिन आ भी सकते हैं। प्लस ये रीडिंग्स इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि तुम जो भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हो, हमने जितनी भी यहाँ पे पोइट्री एलिमेंट्स, इसके काइंड्स एक्सेट्रा सब कुछ पढ़े होंगे, इट वुड बी एप्लीकेबल, मतलब तुम्हें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, दैट इज व्हाई तुम्हारी सजेस्टेड रीडिंग्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी हमने बहुत ही डिटेल के अंदर पोइट्री पढ़ा था, हमने उसके फॉर्म्स पढ़े थे, राइम, रिदम, ये सारी की सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज थोड़ी सी टेक्निक्स करेंगे, जो कि बेसिकली पोइट्री बहुत छोटा टॉपिक होता है, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री लिखी कैसी जाती है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है, टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं, टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। टूल्स के अलावा उसके अंदर टूल्स, एलिमेंट्स, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, इट्स लाइक सिनोनिम्स इस केस के अंदर, ठीक है। पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच, वो भी एकदम सेम होती है, ठीक है। तो कैसे कैसी चीजें पोएट्री में यूज होती हैं ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर सको। अगर हम एक स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो स्टोरी पढ़ना बहुत ईजी होता है, ठीक है, मतलब ठीक है, उसके अंदर कुछ कुछ हो रहा है, जो मतलब जो भी स्टोरी चल रही है हम उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पोएट्री के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको समझना कि जो पोएट है वो क्या बात कर रहा है, ठीक है, किस चीज की बात कर रहा है। तो पोएट वो किसी लिए होता है क्योंकि पोएट्री के अंदर जो पोएट होता है वो बहुत सारे सिंबल्स, इमेजेस, इन सारी चीजों का यूज करता है, सिंबल्स और इमेजेस जिसको तुम इंटरप्रेट करते हो। मैंने लास्ट क्लास में 2 टर्म्स बताई थी, मेटाफोरिकल एंड लिटरल। तो पोएट्री के अंदर मेटाफोरिकल मीनिंग बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो इसके अंदर है सजेस्टेड रीडिंग में फर्स्ट पोएम विच इज गार्गीज साइलेंस, ठीक है। तो इसको तुम हिंदी के अंदर भी अगर इसकी सब ट्रांसलेशन करो, ठीक है, तो दैट वुड बी कोई इंसान चुप है बेसिकली, ठीक है। तो वो साइलेंस जो है वो क्या मीनिंग बनाना चाहता है वो हमें पोएट्री के अंदर पता चलेगा, और हमें वो शुरुआत में पता नहीं चलता, हमें वो टाइटल से भी नहीं पता चलता, जब तक हम पूरी की पूरी पोएम नहीं पढ़ लेते यू वुड नॉट गेट एन आइडिया कि वो किस चीज के बारे में, ठीक है। अगेन अगर तुमने ये वाली पोएट्री से तुम फेमिलियर नहीं हो तो तुम ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, बट पोएम्स लाइक यू मस्ट हैव रेड इन योर 12th क्लासेस, ठीक है। 12th क्लास में तुमने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, फॉर एग्जाम्पल मदर एट 66, ठीक है। अब मदर एट 66 सिर्फ उसके टाइटल से यू कैन नॉट नो कि वो पोएम किस बारे में है, मदर एट 66, ठीक है। तो सिर्फ टाइटल से नहीं पता चलता जब तक तुम पूरी की पूरी पोएम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो पूरी पोएम पढ़ने के बाद ही हमें उसके सिंबल्स, उसकी इमेजरी, उसका मीनिंग समझ में आता है। तो आज हम यही करेंगे कि हम मीनिंग कैसे ढूंढते हैं, सिंबल्स, थोड़े से वर्ड्स होते हैं जो पोएटिक वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं उन वर्ड्स के, ठीक है। तो वो सारी चीजें आज की क्लास में हम करेंगे, एंड तुम्हारी जो 1-2 सजेस्टेड रीडिंग्स है उनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, ओके। सो टूल्स दैट आर यूज्ड इन पोएट्री, ठीक है, यानी कि जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं जो हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, ठीक है। राइमिंग यूज होती है, ठीक है, राइमिंग एंड रिदम, ठीक है, राइम एंड रिदम ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। तो हम यहाँ पे राइमिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कि दिस इज अ वेरी ऑब्वियसली मतलब मोस्टली पोएम्स के अंदर राइमिंग होती है। अब वो राइमिंग कहीं पे भी हो सकती है, या तो लास्ट के वर्ड्स राइम कर रहे होंगे या मिडिल में कोई वर्ड्स राइम कर रहे होंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की राइमिंग्स होती हैं, ठीक है। पैटर्न्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, रिदम पैटर्न्स भी पढ़े थे हमने, ठीक है। तो इसके अलावा राइमिंग बहुत जरूरी होती है पोएट्री के अंदर, रेपिटेशन बहुत जरूरी होता है, मतलब एक लाइन जो होती है, अगर किसी टाइटल की लाइन है या शुरू में कोई लाइन बोली है तो वो कहीं ना कहीं पे बाद में रिपीट होगी, ठीक है। तो रेपिटेशन जो है मतलब कि एक लाइन को या एक वर्ड को बार बार रिपीट करना, वो इसीलिए हम रिपीट करवाते हैं उससे, या पोएट जो है वो इसलिए बार बार उस चीज को रिपीट करता है क्योंकि वो उसके ऊपर एम्फेसाइज डाल रहा है, फोकस डाल रहा है उस लाइन के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर, जो बहुत ही या तो वो वर्ड बहुत ही क्रूशियल होगा उस पोएम के लिए, वो उसकी थीम बताएगा वो, और या वो मीनिंग ढूंढने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसलिए रेपिटेशन जहां पे आता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है हमें, उन वर्ड्स के ऊपर, उन सेंटेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है। देन देयर इज ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया बेसिकली ऑब्वियसली अब इसकी स्पेलिंग्स वगैरह तुम्हें नहीं पता होंगी, लेकिन दिस टर्म इज एक्चुअली अ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इट इज ऑल्सो फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस के अंदर भी आता है, वन ऑफ द डिवाइस विच वी यूज इन पोएम, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स
मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं पोएम में जो उनकी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, बैम, क्रैश, बूम, स्प्लैश, ये सारी चीजें आर द वर्ड्स दैट इमिटेट्स अ साउंड, ठीक है। जैसी वो वाटर के अंदर कुछ हम फेंकते हैं तो जैसी आवाज आ रही है वही वो वर्ड बन जाता है, दैट इज ओनोमेटोपिया, ठीक है। ये टर्म्स याद रखनी है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकती है कि इस पोएम के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रखी है या कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रखा है, ठीक है। तो दे कैन आस्क यू टू आइडेंटिफाई इट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें पढ़ना, ओके। देन देयर इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि दो वर्ड्स होते हैं उसी सेंटेंस के अंदर या एक पोएम के अंदर, अब डिफरेंट बार हम नीचे पैराग्राफ्स चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर वहां पे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होंगे जिनके जो सिमिलर साउंड्स होंगी, दैट वुड बी स्टार्टिंग विद द सेम साउंड, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो पूरी की पूरी लाइन है, द ड्रिजलिंग ड्रिपी ड्रेन ड्रोव मी क्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे डी 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 इसी साउंड से 3-4 वर्ड्स शुरू हो रहे हैं लगातार, ठीक है। तो दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इसीलिए यूज होती है ताकि जो रीडर है, जो पोएम पढ़ रहा है, उसकी अटेंशन उसी चीज के ऊपर रहे, ठीक है। अब तुम इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे इस चीज को, ठीक है। एंड इसके अंदर मोस्टली एलिट्रेशंस के अंदर पोएट जो होता है वो डिस्क्राइब करता है अपनी क्रिएटिव वे से, उस चीज को पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेगा, और जो मोस्टली रीडर्स को बहुत मतलब याद भी रहेगी एलिट्रेशन। तो बहुत ही कनिंगली, बहुत ही चालाकी से बेसिकली जो पोएट्स हैं वो यूज करते हैं एलिट्रेशन को इन द पोइट्रीज, ठीक है। देन देयर इज एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है जब वावल साउंड्स जो होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। एंड मतलब हर सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी रिपीट नहीं, साथ में जो वर्ड्स हैं उधर रिपीटेशन हो रही होती है जब वावल साउंड्स की, ठीक है। तो जैसे कि द ऑक्टोपस फ्लॉप्ड ऑन द कॉटरलॉप, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे ओ की साउंड है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ओ अब बार ही रिपीट हो रहा है, तो दैट इज एन एसोनेंस, जब वॉवल्स की जो साउंड होती है वो सेंटेंसेस के अंदर बार ही रिपीट हो रही हो, ठीक है। ऑक्टोपस, फ्लॉप्ड, कॉटरफ्लॉप, ठीक है। तो ये सारे के सारे ओ के अंदर साउंड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ओके। देन देयर इज सिमिली। सिमिली बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है पोइट्रीज के अंदर, ठीक है। एंड इट इज अ वेरी फेमिलियर काइंड ऑफ क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो तुमने बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे होगे कि सिमिली क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सिमिली और मेटाफर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सिमिली जो होती है, इट इज लाइक अ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट कंपेयर्स एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को वो कंपेयर करता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, उसके अंदर लाइक और एज, मतलब यही वर्ड्स यूज होते हैं, लाइक या एज जो वर्ड्स हैं वो सिमिली के अंदर ही यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग रैन एज फास्ट एज अ रेस कार, ठीक है, या हिज वर्ड्स कट थ्रू माई हार्ट लाइक अ नाइफ। तो सिमिली के अंदर जो ये दो वर्ड्स हैं, लाइक या एज, कंपैरिजन के लिए सिर्फ यही दो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली वो कंपेयर कर रही है दो चीजों को, दैट इज द सिमिली, okay. And on the other hand, metaphors are very much closely related to simile, ठीक है। बट यहाँ पे भी वो commonality and जो क्या कहते हैं comparison दिखा रहे होते हैं, बट उधर words like और as use नहीं होते, it does not contain the words like or as in the comparison, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या यूज करते हैं, यहाँ पे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, मतलब लिटरली दो चीजों को बेसिकली कंपेयर करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शार्क्स टीथ वर डैगर्स रिपिंग थ्रू फ्लैश। तो यहाँ पे शार्क के टीथ को कंपेयर किया है किससे, डैगर्स से, नाइफ से, राइट। तो उसके टीथ जो है वो डैगर्स की तरह है। तो यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सिमिली बनाना होता तो दे कुड हैव यूज्ड दैट द शार्क्स टीथ आर लाइक डैगर्स रिपिंग थ्रू फ्लैश, ठीक है। तो मेटाफर और सिमिली में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, सिमिली के अंदर लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज होते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ही स्मूथली चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता इतना स्मूथली, ठीक है। देन देयर इज हाइपरबोले। हाइपरबोल इज एग्जैजरेशन, जब पोएट्री के अंदर एग्जैजरेशन आ जाती है, ठीक है। मतलब
फॉर एग्जाम्पल हमने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करी और हम तो कहें हमने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली है। जिस हर चीज में एग्जैजरेशन आ जाए जिस सेंटेंस के अंदर, दैट इज हाइपरबोल। और हाइपरबोल से नॉर्मली ह्यूमर जो होता है, ठीक है, ह्यूमरस होता है वो, या थोड़ा सा मजाक में ले जाने के लिए हाइपरबोल जैसे फिगर ऑफ स्पीचेस यूज होते हैं पोइट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस्ड फॉर 1,000,000 आवर्स। अब सच्ची में उसने 1,000,000 आवर्स तक प्रैक्टिस नहीं किया है, बट यस इट इज एन एग्जैजरेशन, ठीक है। एग्जैजरेशन मतलब किसी चीज को खींचना, ओके, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, दैट इज एग्जैजरेशन, ओके। देन सिंबोलिज्म। सिंबल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ अ पोइट्री। सिंबल्स एंड इमेजरी, यानी कि इमेजेस का यूज करना। अब इमेजेस मतलब पिक्चर्स का यूज करना नहीं, ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो तुम्हें उस चीज की पिक्चर तुम्हारे दिमाग में आ जाए उस वर्ड को पढ़ते ही, दैट इज इमेजरी, ठीक है। तो इमेजेस एंड सिंबल्स का यूज करना। तो पोएट्स जो होते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, साउंड्स, प्लेसेस, ठीक है, इन सारी चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता, उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, ठीक है। उसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है, यानी कि वो किसी और चीज के बारे में बता रहे होते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो पोएट्स हैं, दे वुड यूज द इमेज, जो इमेज है ऑफ अ स्नेक टू एसोसिएट विद इविल, इविलनेस से, कि हाँ जो सांप होता है वो बेसिकली डस्ट जाता है, राइट। तो इट इज समथिंग इविल। तो स्नेक्स को बहुत ही often they are associated with evilness, ठीक है। या जो white जो color है, ठीक है, it can be associated with peace, calmness, ठीक है, या angel like figures। तो इन सबको white color से वो लोग एसोसिएट करते हैं या दिखाते हैं अपनी पोइट्री के अंदर, ठीक है। सिंबल्स इसीलिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, और आज हम सिंबल्स के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ड्स का क्या क्या मतलब होता है, ताकि जब तुम पोइट्रीज पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हम लिटरल मीनिंग के अंदर कभी नहीं जाते कि हाँ ये इसी चीज की बात कर रहा होगा क्योंकि उसने लिखा ही हुआ है। लेकिन जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचते हैं कि हाँ इसने ये लिखा है, लेकिन व्हाट इज ही टेलिंग अस, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस थ्रू दीज टर्म्स। एक टाइप से कोडिंग डीकोडिंग टाइप्स चल रही होती है इन पोइट्री, ठीक है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन देयर इज, एंड जब हम ये सारी चीजें फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह ढूंढ लेते हैं उसके अंदर, पोइट्री के अंदर, तब हम मीनिंग देखते हैं। अब मीनिंग जो होता है मतलब एक पोइट्री का मतलब निकालना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना कि क्या मतलब है उस पोइट्री का, उसके अंदर दो चीजें यूज होती है, विच इज द कंटेंट एंड द फॉर्म। फॉर्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फॉर्म किस किस तरीके से पोइट्रीज लिखी जाती है, ठीक है। ओड है या वो एलिजी है। अगर एलिजी है तो हमें पता चल जाता है ठीक है वो किसी की डेथ के लिए मौन कर रहा है, तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोचते हैं, ठीक है। तो कंटेंट और फॉर्म जो होता है वो मीनिंग बनाता है, ठीक है। कंटेंट और फॉर्म्स मीनिंग बनाते हैं। अब कंटेंट क्या होता है, ठीक है। कंटेंट ऑब्वियसली यानी कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है, ऑफ अ पोइट्री। लैंग्वेज क्या है? कंटेंट इज कंटेंट ऑफ पोएम रेफर्स टू इट्स लैंग्वेज, किस तरीके से यूज किया हुआ है, कितने सिमिलीज है, कितने मेटाफर्स है, कौन कौन से मेटाफर्स यूज करे गए हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके एक पोएट अपने पोएम का कंटेंट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉपिक्स आएंगे, सब्जेक्ट मैटर, थीम्स, ये सारी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पोएट्री, ठीक है। एंड ऑल दीज एलिमेंट्स की किस टॉपिक के ऊपर हम पोएम लिखें, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर मतलब हम कैसे लिखें उसे, ठीक है, और किस थीम के ऊपर लिखें, उसके अंदर कौन कौन सी थीम्स हम लेकर आए। थीम्स सिर्फ एक से ज्यादा भी हो सकती हैं एक पोइट्री के अंदर, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स एक्सप्रेस व्हाट अ पोएम इज अबाउट। इसलिए हम पोएम की थीम के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वो किस चीज के बारे में लिखी गई है, ठीक है। डिपेंड करता है उसकी एजेस के ऊपर भी कि वो कब लिखी गई थी एंड किस सेंस के अंदर लिखी गई थी, ठीक है। तो जहां से हमें थीम्स पता चलती है, और ये सारी चीजें आपको शुरुआत में नहीं पता चलेगी। यू विल नॉट गेट टू नो अबाउट इट इन द टाइटल और इन द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ्स। तुम्हें पूरी की पूरी अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, यू हैव टू रीड द होल पोएट्री, ठीक है। तुम्हें पूरी की पूरी पोएम को एक दो बारी पढ़ना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ओके दिस इज व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग, ठीक है। तो एक पोएम जो है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। फॉर टॉपिक ऑफ लव, ठीक है, एंड देयर वुड बी सब्जेक्ट मैटर दैट विल बी डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कपल, ठीक है, यूजिंग द थीम, ठीक है, यूजिंग द थीम दैट लव इज बोथ चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग,
तो ये तीन चीजें डिफरेंस है इसके बीच में. इन दिस वेरी लाइन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर एंड थीम. अगर हम लव के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट मैटर के अंदर स्टोरी टाइप आएगा, इन द सेंस कि तुम क्या लिखना चाहते हो. ठीक है, दैट वुड बी अ रिलेशनशिप. यू मस्ट बी यू चूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू कपल और बिटवीन अ कपल. ठीक है, एंड देन उधर थीम्स तुम कौन कौन से दिखाओगे कि लव के अंदर कभी कभी इट इज वेरी चैलेंजिंग, कभी कभी इट इज वेरी रिवॉर्डिंग, या हाउ इज इट. ठीक है, बेसिकली. ठीक है, तो वो हमारी थीम हो जाती है. तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ अ पोएट्री. ठीक है, फिर पोएम की टोन, उसका एटीट्यूड, और टोन्स जो होती है वो हमें सिंबल्स और इमेजेस से पता चलती है. अगर वो बहुत ही डार्क टोन है, मतलब या कोई सैड टोन है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स यूज करेगा टू एक्सप्रेस कि यस ही इज वेरी सैड. ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स, कुछ वर्ड्स जिनके मीनिंग से ही हमें पता चल जाएगा इज ही जॉयफुल और इज ही सैड, इज ही बीइंग सार्कास्टिक, इज ही बीइंग इमोशनल. तो ये सारी चीजें पता चलती है हमें पोएम की टोन से. ठीक है, पोएम की टोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब हम सिंबल्स पढ़ते हैं तभी हमें पोएम की टोन समझ में आती है. ठीक है, देन पोएम्स वर्ड ऑफ चॉइसेस. ठीक है, कि पोएट जो है वो कौन कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है. ठीक है, एंड बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाने के बाद ही पोएट जो है वो अपने वर्ड्स यूज करता है. अब नॉर्मल एवरीडे लैंग्वेज के अंदर अगर पोएम लिख दोगे तो वो आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी. ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी पोएट्री की. ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस के अंदर पोएट्री की हमें एक ही चीज कॉमन मिली थी, विच वाज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि तुम कैसा फील कर रहे हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए यू राइट पोएट्रीज. ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ही क्लोजेस्ट रेलेवेंट वर्ड्स भी यूज करने होते हैं. ठीक है, तो जो चॉइस ऑफ वर्ड होती है वो बहुत ही केयरफुल होनी चाहिए in writing a poetry or during reading a poetry. तुम उन words के ऊपर इसलिए ज्यादा concentrate करते हो. ठीक है, then the poem's word order कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है. ठीक है, how is he mixing and is he using on alliterations or any figure of speech, n number of figure of speeches. ठीक है, तो कैसे वो यूज कर रहा है in order to grab a reader's attention. ठीक है, then उसकी figurative language. ठीक है, यानी कि फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को यूज करती है. ठीक है, ऑब्वियसली फिगरेटिव, वही जो लिटरल एंड फिगरेटिव भी डिफरेंट होता है. जस्ट लाइक मेटाफोरिकल, वैसे ही फिगरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं. ठीक है, यानी कि दे गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल लिटरल मीनिंग. ठीक है, that is the term which I was finding out, which I was talking about actually, that they are the words that express in such a way that they go beyond their literal meaning. ठीक है, तो उसके अंदर कंपैरिजंस आ जाते हैं, मेटाफोर्स आ जाते हैं, सिमिलीज आ जाती हैं, वर्ड प्ले होता है उसके अंदर. ठीक है, मैनिपुलेशंस ऑफ साउंड्स, वर्ड्स, सिंबल्स, एग्जैजरेशन, ये सारी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज होती है, एंड दैट इज व्हाई इनको फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. दे आर द फिगरेटिव लैंग्वेज. ठीक है, एंड द पोएम्स इमेजरी ऑब्वियसली दैट मेक्स अ स्पेशल अपील टू द सेंसेस, जो बहुत ही ज्यादा डिटेल होती है, एंड इट गिव्स अ मेंटल पिक्चर टू द रीडर. जब हम वो पोएम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो पिक्चर एज इट इज आ जाती है कि यस द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. ठीक है, सो दिस इज योर पोएम व्हिच इज गार्गीज साइलेंस बाय रुक्मिणी भैया नायर. ठीक है, अगर तुम इस पूरी पोएम को पढ़ोगे, अब सिर्फ टाइटल से यू वुड नॉट at all guess कि actually में ये पोएम किस बारे में. Maybe Gargi is the girl. ठीक है, obviously Gargi is the girl and she is silent. तो Gargi is silence. Okay, अगर हम सिर्फ टाइटल के ऊपर देखें एंड नॉट द कंटेंट ऑफ दिस पोएम, तो हम इसके बहुत सारे चीजें बना सकते हैं कि ठीक है, गार्गी साइलेंस, मे बी दिस इज अबाउट गर्ल नेम्ड गार्गी. ठीक है, उसके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो चुप है, राइट. तो गार्गीज साइलेंस, तो इट इज काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस टाइटल. तो इसलिए कभी भी टाइटल से हम पोएम के बारे में कुछ नहीं पता कर सकते. ठीक है, प्लस ऑब्वियसली जो पोएम होती है उसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, कि किस सेंस के अंदर वो लिख रहे हैं. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली रुक्मिणी भैया नायर जो है उन्होंने ये पोएट्री लिखी है गार्गीज साइलेंस, एंड इसका जो टॉपिक है, मतलब ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है या सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, वो उन्होंने इंस्पायर होके लिखा है बाय अ स्टोरी इन उपनिषद्स. उपनिषद्स में एक स्टोरी थी ऑफ दिस लेडी गार्गी. ठीक है, एंड हाउ शी इज
conversing in a debate with various philosophers. ठीक है, तो उसकी स्टोरी है कि how she actually was silent at end. उस डिबेट में वो चुप हो गई थी लास्ट में. ठीक है, तो उसी के ऊपर ये पूरी की पूरी पोयम लिखी है रुक्मणी ने. ओके, तो वो इफ वी रीड दिस पोयम तभी हमें पूरा का पूरा पता चलेगा कि किस सेंस के अंदर अब ये पोएट उस स्टोरी को मैनिपुलेट कर रहा है. ठीक है, तो वेयर इन द बेयरफुट वर्ल्ड यू वंडर will you go? Will go with you, Gargi's untamed. So now he's saying that Gargi is untamed. She is unstoppable. तो ये वाले words के basically meaning भी पता होने चाहिए. ठीक है, untamed silence along the sea anomalies, agile points of light, blue flamed in mushroom woods when the wheelbarrows tip their load and the master's planes burn yellow in the recesses. Listen to the universe crackle, curl, चेंज. ठीक है, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो तुम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है. क्रैकल, कर्ल, चेन एंड कलर्स जो कि इमेजरी एंड सिंबल्स के अंदर आते हैं. द कलर येलो, दे आर बर्निंग येलो इन द रिसेसेस. ठीक है, बिकॉज गार्गी हैज फाउंड द लास्ट अननेम्ड स्टार ऑन द Yajnavalka's aesthetic skull. Her caution fall like soot. सोट होता है काला, बहुत ही ब्लैक कलर का मटेरियल जो मोस्टली चिमनीज के अंदर से निकलता है. ठीक है, ब्लैक रेन स्टर इन हिज ग्रॉइन मेक हिम यंग अगेन. ठीक है, zebra red spurts the torn savanna grass and the long swishes his tail. Great man with the what is this? What is the wrap and wealth of the world? What lies in the taut weaver's frame? ठीक है, जब तुम पूरी की पूरी पोएम पढ़ोगे then it would be more about not the debate but about Gargi's silence, in the sense it is about a woman's silence. ठीक है, क्योंकि Gargi is representing. अब यहाँ पे हर कोई, हर कैरेक्टर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें बैकग्राउंड फर्स्ट ऑफ ऑल आना चाहिए. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट डिबेट बिटवीन गार्गी एंड यज्ञवल्क्य. ठीक है, उन दोनों फिलोसफर्स के बीच में क्या डिबेट हुई थी वो मैंने ऑलरेडी उस लिंक के अंदर डाल दिया है एज विद द नेम बैकग्राउंड का. Okay. Okay, I'm live again. Cool. ठीक है, तो व्हाट वी एक्चुअली, बट मैं तुम्हें एक सिंपल सा आइडिया दे देती हूँ कि ये एनालिसिस के अंदर मतलब हम एक एनालिसिस करते कैसे हैं. ठीक है, जब हम पूरी पोएम पढ़ लेते हैं देन यू विल गेट टू नो अबाउट कि गार्गी जो है, ठीक है, शी इज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी नॉलेजेबल वुमन. जो हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमें गार्गी के बारे में जो मिलेगी, शी इज अ वेरी नॉलेजेबल वुमन. ठीक है, एंड उसका कैरेक्टर जो है वो वेदास और उपनिषद के अंदर आता है अमंग द अदर फिलोसफर्स जो कि मोस्टली मेल्स थे. ठीक है, तो ये थोड़ा सा फेमिनिज्म की तरफ आ जाता है कि कैसे शी एज अ लीडिंग स्कॉलर, ठीक है, शी मेड वेरी रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोपोगेट एजुकेशन ऑफ वुमेन. ठीक है, कि विमेन एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. विमेन शुड एंड कैन आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, दैट इज व्हाई यहाँ पे रुक्मणी जो है शी सेज दैट will go with you Gargi's untamed silence, that you should not be actually silent. जहाँ पे तुम्हें बोलना चाहिए you should ask. तो उस डिबेट के अंदर Gargi was actually asking very taboo and basically क्या कह सकते हैं, बहुत ही controversial questions वो पूछ रही थी in that debate with Yajnavalkya. ठीक है, and at the end what happens is Yajnavalkya actually says to her that you should now you should not ask these questions, otherwise your mind will fall off. ठीक है, that तुम पागल हो जाओगी एक टाइप से. तो she felt silence at that point. Okay, तो उसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी है. एंड द एनालिसिस इज ऑब्वियसली दिस दैट वेयर शी अपीयर्स यू शुड नो अबाउट इट, कि वो कहाँ पे अपीयर होती है. ठीक है, एंड यहाँ पे ही डिक्लेयर्स, जो यज्ञवल्क्य है, ठीक है, द फिलोसफर, द स्कॉलर, ही डिक्लेयर्स दैट डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस Gargi or your hell will shatter apart. ठीक है, and it is after all these questions and after this statement Gargi जो है she fell silent. ये उपनिषद में इतनी ही स्टोरी दे रखी है, तो उसके ऊपर रुक्मणी ने पूरी की पूरी पोएट्री बनाई है. ठीक है, एंड यहाँ पे the Gargi's silence is actually about how a woman should not actually
or how a woman can ask questions beyond her own knowledge. They should ask, क्योंकि asking questions is not a very bad thing. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी poetry is representing this. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे perspectives हैं about this poetry. That is it that her questions that or the wrong way in which she's asking about Brahmins and sanskaras, जो उसने argument शुरू किया था उस debate के अंदर, ठीक है, so why is she actually getting silent? And यहाँ पे Gargi is a very important figure, ठीक है, because she is representing something, she is representing, this character is representing. अब यहाँ पे हमारे पास दो characters हैं, तो वो दो उस world के बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे she is the voice of the suppressed womanhood and the voice of women who know that she is equal to her male counterpart, but they fell silence at that point, ठीक है. She can also be seen as a voice of a poet searching for answers. या रुक्मणी जो है, she is just मतलब गार्गी के अंदर वो अपने आप को देख रही है, and she, that the poet is searching for answers that escape the bounds of traditional learning, ठीक है. तो तुम्हें एक पोएम को इस तरीके से समझना है कि what is it actually expressing or representing, ठीक है. तो obviously it is the poem जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, that it is about knowledge, ठीक है, and search for it, every legal knowledge and the search for it is every living beings right through society as history has shown us, ठीक है. तो knowledge जो है, why women cannot learn, ठीक है, and why women cannot ask questions, this poetry is about that. This poetry reminds the reader about all these questions. It makes them imagine, it makes them wonder कि क्यों एक woman जो है वो questions नहीं पूछ सकती, ठीक है. So it is very empowering poem जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, ठीक है. इसका analysis, the whole analysis and the background information about this poem is available on that link जो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है. And yes, okay, इस poem के अंदर बहुत important चीज थी, the last one, when Gargi Vachnakari smiling to herself held her peace, ठीक है, she held her peace. At end she is not saying anything, तो वो भी कुछ represent कर रहा है. And यहाँ पे the terms, the words which the poet has used, that smiling to herself, she just held her peace. Either it is sarcastic or मतलब बहुत सारे फिर से perspectives होते हैं कि वो क्यों चुप रही थी, and she is in peace. She is not getting silenced by another male counterpart, but she chooses to be silent, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो strength होती है of a womanhood, ठीक है, that she can choose, she is learned enough, she is an educated woman and she knows when to stop, ठीक है. तो she holds her peace, she is smiling to herself and she holds her peace, that maybe it's in a sarcastic way towards the other person in which she is debating, ठीक है. तो there are various poetic devices जो उस poem के अंदर भी दिखेंगे तुम्हें, ठीक है. Poetic devices, figure of speeches, ये दोनों same चीजें होती हैं और इनमें से बहुत सारी चीजें हम already पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो ये devices, ये techniques जो होते हैं वो एक इंसान की feelings, एक ideas represent करने के लिए होते हैं. We have onomatopoeia, simile, personifications, rhymes, metaphors, pattern, alliteration, hyperbole, repetition, moods, ये सारी की सारी चीजें represent करते हैं जो, ठीक है. Rhyme, simile and repetition are the most important ones, ठीक है. Rhyme obviously जहाँ पे last के words या internal words कहीं ना कहीं पे rhyme कर रहे हो, ठीक है. Simile, as I already said, like और as जो होते हैं दो words उसके अंदर use होते हैं. And repetition बहुत ज्यादा जरूरी होता है in order to grasp the attention of the readers. For example, I watched the clouds go by, I watched the sun settle, I watched the stars at night, ठीक है. तो I watched बहुत बारी repeat हो रहा है, ठीक है. तो वहां पे जो author जो poet होता है वो उधर attention देना चाहता है उन्हीं words के ऊपर, that is why वो बार बारी repeat कर रहा है इन सारी चीजों को, ठीक है. उसके अलावा obviously you can go to these links, poetic devices, symbols in poetry जो तुम्हारे लिए important होंगे, ठीक है. It will take you to these two slides, which is the top 20 poetic devices which you should know. First is allegory, जो हम आज क्लास में करने वाले हैं, तो ढंग से समझ लेना first of all ये क्या होता है, ठीक है. Allegories जो होती है वो ऐसी stories या ऐसी poems होती हैं, ठीक है, जिनका secondary meaning होता है. Mostly वो examples होते हैं, ठीक है, या fables होते हैं जिसके अंदर lessons या meanings होंगे in a very
क्रिस क्रॉस वे वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मीनिंग बना रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि जितनी भी चिल्ड्रंस स्टोरीज होती हैं या चिल्ड्रंस के लिए पोयम लिखी जाती हैं, ठीक है, दे आर ऑल एलिगरीज, ओके, दे हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द सेकेंडरी मीनिंग, ताकि एक लेसन या एक मॉरल दिया जा सके, ठीक है। देन देयर इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन इज repetition of sound or letter at the beginning of a multiple words in the series. Once upon a midnight dairy, while I pondered weak and weary. ठीक है, this is the poem by Edgar Allan Poe. तो यहाँ पे weak and weary ये वाले जो words हैं they are मतलब same sounds दे रहे हैं ये वाले words, ठीक है। तो that is alliteration, okay, जिसके अंदर beginning of sentences मतलब beginning of words के अंदर इन अ सीरीज ये बहुत जरूरी है कि सीरीज के अंदर होना चाहिए। अब सीरीज कैसे तुम डिफाइन कर सकते हो इज, देखो हर पोयम के अंदर व्हेन यू सी, ठीक है, वॉन्डर के बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है, तो इस लाइन के अंदर ही अगर कोई वर्ड है जो इन अ वेरी रेगुलर वे बहुत साउंड्स जो है वो सेम आ रही है, ठीक है, तो वो एलिट्रेशन हो जाएगी, ओके। देन देयर इज एल्यूजन्स. एल्यूजन्स मतलब किसी चीज को इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, ठीक है, किसी भी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना इज द एल्यूजन, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पे लाइन है, द कनिंघम्स आर कंट्री फोक्स फार्मर्स एंड द क्रैश हिट देम हार्डेस्ट. अब यहाँ पे क्रैश का मतलब लिटरल वे में नहीं है, ठीक है, रादर इट इज बेसिकली अबाउट दिस इज फ्रॉम अ नॉवल टू किल अ मॉकिंगबर्ड. तो यहाँ पे क्रैश वो लिटरल वे में नहीं है कि वो सच्ची में क्रैश हो चुका है कुछ, ठीक है, बट इट इज अबाउट समथिंग एल्स व्हिच दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो एक रेफरेंस दे रखा है बस उस वर्ड को बताने के लिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इट वाज अबाउट द स्टॉक मार्केट क्रैश, ठीक है. Then there is apostrophes, जो poetic devices use होते हैं when you are addressing where the writer addresses a person, a thing that isn't present, ठीक है, तो वो apostrophes use करते हैं. O stranger of the future, O inconceivable being, तो वो किसी चीज के बारे में बता रहा है poet, ठीक है, तो हम apostrophe use करते हैं, that is the double commas, okay. Assonance, repetition of vowels sounds in the sentence, ठीक है, जब vowel sounds जो होती हैं वो repeat हो रही होती है उसे assonance बोलते हैं. ये हम तीसरी बार कर रहे हैं, तो प्लीज इनको तुम्हें ढंग से पढ़ना है विद एग्जांपल्स. मैंने इस वाली स्लाइड इस वाले पीडीएफ के अंदर डाल रखा है सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके. देयर इज ब्लैंक वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स. ब्लैंक वर्ड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर कोई राइम नहीं होती है, ठीक है, दैट इज ब्लैंक वर्ड्स. कॉन्सोनेंट्स जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है. तो जैसे टाइगर टाइगर, बर्निंग ब्राइट, ठीक है, तो यहाँ पे बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स है, वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. ओके, देन देयर इज एन्जैम्पमेंट जो कि होता है कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि जहां पे एंड किया है वहीं से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो जाएगा, ओके. तो दैट इज enchantment, ठीक है. Beyond a line break, couplet, stanza without an expected pause. तो what happens to a dreamed effort? Does it dry up like a raisin, like a sun, or fester like a sword and then run? Does it stink? Does it this? Does it this? Maybe this? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक enchantment हो जाता है जहाँ पे ending lines जो होती है, ठीक है, multiple method से यहाँ पे एक ऊपर लाइन दे रखी है और उसी का आंसर पूरे के अंदर दे रखा है, ठीक है. तो दैट इज एन्जैम्पमेंट, जहां पे एक सेंटेंस जो होता है उसके अंदर लाइन ब्रेक नहीं हो रही होती, ठीक है. ही कुड हैव ब्रोक द लाइन यहाँ पे, ठीक है, लाइक डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजन इन द सन और फेस्टर लाइक अ सोर. तो यहाँ पे हमें पता है डिफरेंट मीनिंग्स है बट लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है. तो दैट इज एन्जैम्पमेंट. देन देयर इज आयरनी. ऑब्वियसली आयरनी मतलब एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, अगेन जिसके अंदर हम एग्जैजरेशन भी टर्म यूज करते हैं, ठीक है. आयरॉनिकल सिचुएशंस जो होती है उसके अंदर वो होता है विच इज कि होना कुछ और होता है हो कुछ और जाता है, आयरॉनिकली उसी के साथ वैसा हो गया. तो आयरनी मोस्टली ह्यूमरस वे के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये हमें पोएम्स के अंदर कम दिखता है लेकिन टेक्स्ट के अंदर या स्टोरीज के अंदर, नॉवेल्स के अंदर ज्यादा दिखता है आयरनी का यूज, ठीक है. मेटाफर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आई एम नॉट गोना रिपीट इट अगेन, ठीक है. मीटर्स भी हमने लास्ट क्लास में किया था, जो रिदम एंड मीटर्स किए थे कि कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं दे एक्सप्रेस द नंबर एंड द लेंथ ऑफ अ पोएम, ठीक है.
तो हम ये भी कर चुके हैं। ओड भी हमने पढ़ा था। ओड इज वेरी शॉर्ट लिरिकल पोएम, बहुत ही छोटी होती है एंड इज मोस्टली अबाउट द पोएट इज मोस्टली प्रेजिंग समथिंग और समवन, ठीक है, किसी ना किसी के लिए लिखी होती है या किसी चीज को वो प्रेज कर रहा होता है। बहुत सारे ओड्स होते हैं, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू वेस्ट विंड, ठीक है, तो वो हवा को बेसिकली प्रेज कर रहा होता है या नाइटिंगेल को प्रेज कर रहे होते हैं। तो ओड्स शॉर्ट लिरिकल पोएम्स होती हैं जो किसी की तारीफ के अंदर लिखी होती है, ठीक है। पन्स ऑब्वियसली द प्ले ऑन वर्ड्स या वर्ड प्ले जिसको हम कह सकते हैं, पन्स का यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल मीनिंग सिमिलर साउंड्स यूज करते हैं टू मेक अ जोक, टू यूज दोज वर्ड्स इन अ वेरी ह्यूमरस वे, ठीक है। तो माइन इज अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल, सेड द माउस टर्निंग टू एलिस एंड साइंग, ठीक है। तो एक माउस ने क्या है, माइन इज अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल, वो अपनी एक्चुअली में टेल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि स्टोरी के बारे में बात कर रहा है, बट एक माउस की टेल भी होती है, तो इट इज अ पन हियर, ठीक है। द वर्ड प्ले, प्लेइंग विद द वर्ड्स, ओके। तो विद दैट इज अ पन। रिपीटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बार बार ही रिपीट होते रहती है पोइट्रीज के अंदर, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले दो पैराग्राफ्स के अंदर जो फर्स्ट लाइन्स हैं, that is being repeated again and again, ठीक है। do not go gentle into that good night, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3-4 बार ही रिपीट होता है, which is repetition, ठीक है। then there are rhetorical questions जो एक मतलब क्वेश्चन फॉर्म के अंदर होता है, पर एक्चुअली वो रीडर को पूछ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जो राइटर्स होते हैं या पोएट्स होते हैं वो रीडर से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो रीडर्स को सोचने पे मजबूर करते हैं कि व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ओके, व्हिच इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रेटोरिकल क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें तुम्हें दिख जाएंगी, राइम्स भी दिख जाएंगे, रिदम भी दिख जाएगा इसके अंदर, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, जो हमने स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड वाली जो पूरी एक्सरसाइज करी थी, दैट इज रिदम, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। सोनेट्स अगेन 14 लाइन पोएम्स आर सोनेट्स, उसमें 14 लाइंस ही होती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो दीज आर पोएटिक डिवाइसेस जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, टूल्स या फिर टेक्निक्स कह सकते हो, जो भी है पोइट्री के अंदर जितना भी सब कुछ है वो तुम्हें इधर से मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। देन वी वर टॉकिंग अबाउट द सिंबल्स। सिंबल्स वाला पार्ट बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल होता है एक a symbol is a person, object or event or action that suggests more than its literal meaning, ठीक है। literal meaning से ज्यादा कुछ समझा रहा होता है, ठीक है, that is a symbol, ओके। तो बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जहाँ पे जो पोइट्रीज के अंदर यूज होते हैं। स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल अगर पोयम के अंदर कुछ डीपर मीनिंग के ऊपर कुछ पर्सनल कनेक्शन बनाने होते हैं तो वो हम सिंबल्स का यूज करते हैं। जब हम उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाएं, ठीक है, तब सिंबल्स यूज करते हैं, ओके। जैसे कि स्लीप जो है, स्लीप यहाँ पे पोइट्रीज के अंदर इट इज ऑफ्टन रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। नाइट टाइम जो होता है इट इज ऑब्वियसली डार्कनेस, डेथ और ग्रीफ, ठीक है, कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ सैड होने वाला है, इट इज डार्कनेस ऑल अराउंड, ठीक है, या नाइट, एट द नाइट टाइम। ड्रीम्स सिमिलरली, ड्रीम्स जो होते हैं वो मोस्टली फ्यूचर या फेट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज का ऐसे ही सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल सीजन्स, डिफरेंट सीजन्स भी होते हैं। अगर विंटर सीजन है, इट वाज अ वेरी कोल्ड नाइट, ठीक है, तो वो कोल्ड को बता रहे हैं, राइट। तो विंटर ओल्ड एज के लिए होता है या डेथ के लिए होता है। स्प्रिंग जो होता है वो यूथफुल टाइम होता है। समर इज द प्राइम टाइम ऑफ द लाइफ एंड फॉल was the middle age basically, ठीक है। तो वो एजेस भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि तुम पोइट्रीज पढ़ो तो ये तुम्हें जल्दी से जल्दी क्लिक हो सके कि ओके दे must not be talking about the literal sleep or the literally night, रात का टाइम नहीं है, they are talking about something else, ठीक है। वाटर, कलर्स आई हैव ऑलरेडी सेड, ठीक है। यहाँ पे कलर्स भी होते हैं, रेड पैशन या एंगर के लिए यूज होता है, ठीक है। ब्लू हैप्पीनेस या कामनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। ग्रीन हमेशा जेलेसी के लिए होता है, ठीक है, ओथेलो का फेवरेट या बहुत ही फेमस डायलॉग, ठीक है। So green eyed monster, jealousy is a green eyed monster, तो green हमेशा jealousy के लिए यूज होता है। तो black death के लिए यूज होता है या something evilness, and white is for purity and innocence, फिर red again for something dangerous or bloody, passionate or anger, ठीक है। and purple is for royalty, privileged लोगों के लिए। yellow हमेशा violence या किसी कुछ decay हो रहा हो, ठीक है, कुछ क्या कह सकते हैं,
हाँ, डीके का मुझे हिंदी मीनिंग नहीं पता, बट यस कुछ खत्म सा हो रहा हो, बेसिकली कुछ डल सा हो, ठीक है, कुछ डल हो, दैट इज येलो। ओके, सो स्नेक्स, गन्स, केव्स, अंडर वाटर, हर एक चीज का कुछ ना कुछ सिंबल होता है विच यू कैन रीड अबाउट हेयर, ठीक है। अब मैं सारे के सारे नहीं पढ़ सकती तुम्हारे लिए, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट गेट अ प्रिंट आउट ऑफ दीज पीडीएफ्स, ठीक है, एंड यू कैन रीड अबाउट इट। ओके, सो where were we? Yes. ओके, सो हमने लास्ट ये वाले 2 लिंक्स तुम्हें देखने हैं, उसके बाद पोएटिक डिवाइसेस एंड सिंबल्स इन द पोएट्री, ये मैंने स्लाइड्स के अंदर इसलिए डाले हैं ताकि तुम एकदम लाइन वाइज इन सारी चीजों को पढ़ सको, ठीक है। देन देयर इज फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिगरेटिव लैंग्वेजेस, जितने भी हमने पीछे अभी सिंबल्स एंड पोएटिक डिवाइसेस करे थे, वो सारे फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो फॉर नहीं दे रखा है जितना सारा मटेरियल। So for example, you have these questions that the cat ran away like the wind. तो यहाँ पे कौन सी figure of speech use होगी? Okay, so it is the word like, that the cat is running away like the wind. So it is a simile. ठीक है, suddenly in the middle of the night the dog started barking. ठीक है, तो यहाँ पे barking word है, तो यहाँ पे कौन सा figure of speech use हो रहा है? तो you should be able to identify all these things. Variety is the spice of life. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? यहाँ पे किसी चीज को एक दूसरी चीज से कंपेयर किया जा रहा है। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो असलियत में वेराइटी इज नॉट द स्पाइस ऑफ लाइफ, बट इट इज जस्ट अ कंपैरिजन। तो ये मेटाफर्स है, ठीक है। ओनोमेटोपिया का जो एग्जांपल था, दैट वाज द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, ठीक है, क्योंकि बार्किंग इज द वर्ड दैट इज इंडिकेटिंग अ साउंड। ओके, तो दीज आर द आंसर ऑफ द फिगर ऑफ स्पीचेस। तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज भी करनी, ठीक है। उसके अलावा यू कैन read your suggested readings, Gargi Silence, Light in the Night, जो तुम्हारी पोएम है, Usage and the Golden Gate, वो सारी की सारी PDFs are available on this particular link. Again, take a screenshot or go and access it from the published section. तुम उसे access कर सकते हो and share it with your friends. Okay? इसके अलावा जो हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। We will do that topic in our next class, which would be the ages. ठीक है, हम ages करेंगे, that is कि modern poetry कैसे लिखी जाती है, या पुराने टाइम में traditional poetries कैसे लिखी जाती थी, कौन कौन सी themes होती थी, वो भी जरूरी है, ठीक है। तो that would be very feasible for you guys. ओके, तो अब तुम क्वेश्चंस अगर तुम्हें पूछने हैं तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन जो हमने अभी किया है, देन गो अवे, मतलब गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। सी, यू डू नॉट हैव टू परचेज एनी बुक, ठीक है, क्योंकि जो तुम अगर एसवेल में जो तुम बुक्स खरीदते भी हो, ठीक है, और द गाइड्स व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है, उसके अंदर इतना ज्यादा मटेरियल नहीं दे रखा है, जितना सारा मटेरियल तुम्हें उस लिंक पे ही मिल जाएगा, ठीक है। आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल योर टॉपिक्स, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वहां पे एसवेल का मटेरियल भी है उस लिंक के ऊपर ही, ठीक है, एसवेल का मटेरियल भी है उस लिंक के ऊपर, तो यू कैन एक्सेस दैट लिंक और तुम्हें वहां से सब कुछ मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टडी इट, ठीक है। Yes, you must have purchased the book which is called Amar Gupta and Sons, ठीक है, but it is not very detailed. उसके अंदर suggested readings हैं, ठीक है, उसके अंदर questions भी तुम्हें practice के लिए मिल जाएंगे, but it is not a very detailed book, ठीक है, जितना तुम्हें डिटेल के अंदर पढ़ने की जरूरत है in your second year, ठीक है। Difference between pun and hyperbolic personification symbols. See, अब तुम मुझसे इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, these all are puns and hyper. pun जो होता है, it is a word play. तुम उस word के साथ मतलब थोड़ा सा उसे ट्विस्ट टर्न करके तुम उसको यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया था एलिस इन वंडरलैंड का, बेटा माइस इज सेइंग दैट माइन इज अ वेरी लॉन्ग एंड सैड टेल। अब वो TAIL वाला टेल की बात नहीं कर रहा, वो TALE वाले टेल की बात कर रहा है, तो दैट इज अ पन देयर, ठीक है, क्योंकि माउस की भी टेल होती है, ओके, TAIL वाली टेल, ठीक है, तो लेकिन वो स्टोरी वाली टेल की बात कर रहा है, तो दैट इज अ पन, ओके।
poetries. See, आप practice कहीं से भी कर सकते हो. I have no particular knowledge about कि आपके कौन कौन से books available हैं, because मेरे हिसाब से जितना भी तुम्हारा डिटेल के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस है, that is available on my link which I have provided. ठीक है, तो बाकी बुक्स तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए yes, but उन बुक्स के अंदर फॉर एग्जांपल some are saying कि तुम्हारे पास yes वो है क्या कहते हैं अमर समथिंग, राइट, जो तुम एसयूएल के बाहर से खरीद रहे होगे, बट उन बुक्स के अंदर भी इट इज नॉट वेरी डिटेल्ड बुक्स, दे आर नॉट एट ऑल वेरी डिटेल्ड बुक्स. अगर तुम्हें अपना स्टडी मटेरियल भी एक्सेस करना है, दैट इज ऑलरेडी देयर ऑन दैट लिंक. वो पूरा का पूरा ओरिजिनल भी एंड द extra material type of things related to those suggested materials are already there, जो कि बहुत important है तुम्हारे लिए. तो I guess उसी से practice हो सकती है. ठीक है, 10 years, yes, you can take them for your practice sessions, but I don't know how much they would help. Okay. Okay, so I think I told you about hyperboles, right? ठीक है, अगर जिसको भी पोएटिक डिवाइसेस के अंदर अगर कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो पहले एक बार उन्हें पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है, खुद पढ़ने की कोशिश करना, एंड देन फिर भी तुम्हें नहीं समझ आता है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दी पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस ऑलमोस्ट हमने सारे कर लिए. हमने कुछ डिवाइसेस लास्ट क्लास में भी करे थे. ठीक है, तो वो भी तुम्हारे लिए इजी रहेगा करना अगर तुम उसे कर सको तो. ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी होते हैं, उनको तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है. ठीक है, तो वन ऑफ द पर्सन वाज आस्किंग कि हाइपरबोलेस क्या होते हैं. हाइपरबोलेस इज व्हेन यू आर एग्जैजरेटिंग थिंग्स, जब तुम किसी चीज को खींच के बोल रहे हो, दैट इज हाइपरबोलेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम पढ़े सिर्फ 1 घंटे के लिए हो, पर तुम्हें लगता है तुमने बहुत देर तक पढ़ाई कर ली है, देन यू से दैट यू नो आई हैव बीन रीडिंग फॉर a million hours and this topic is not finishing. ठीक है, या ये क्लास खत्म नहीं हो रही है, मैं इतने टाइम से स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, राइट, तो दैट इज हाइपरबोले. ठीक है, मैं सालों से यहाँ पे बैठा हूँ, ये क्लास खत्म नहीं हो रही है, ये चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू डू इट. दैट इज एग्जैजरेशन. यू आर एग्जैजरेटिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, विच इज हाइपरबोले. सी पोएम का एक्सप्लेनेशन लिखने को नहीं आएगा तुम्हें, बट यस तुम्हें पता होना चाहिए. एक्सप्लेनेशन एनालिसिस इसीलिए बताते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पोएम. जब तक तुम पोएम को समझ नहीं पाओगे तब तक यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज इन द सिलेबस कि तुम्हें पोएट्रीज के एनालिसिस करने आते हो. ओके, समझने आते हो एंड क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें तुम्हें आती हो ऑलरेडी. Any other thing? Hyperbole I've already explained. Meghna Singh, I'm not being able to understand your question. This poetries, but blue symbolizes sadness. Blue color does not symbolize sadness. ये colors के भी कुछ emotions types जो poetic emotions होते हैं. That is sadness would mostly be black. ठीक है, जो थोड़ा dark सा होता है that is sadness. Grief जो होता है, ठीक है. तो if that is your question and it has been answered, तो please बता देना. Okay, गार्गी साइलेंस की पूरी समरी मैं ऑलरेडी उसका एनालिसिस तुम्हें बता चुकी हूँ. ठीक है, उसका एनालिटिकल पार्ट इज अवेलेबल ऑन योर पीडीएफ्स. ठीक है, इट इज अबाउट, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज अ स्टोरी जहाँ से इंस्पिरेशन लिया है फ्रॉम उपनिषद्स. उपनिषद्स में वी हैड अ कैरेक्टर नेम्ड गार्गी. ठीक है, which was उपनिषद में एक्चुअली देयर आर very few women जो mention करी गई है in your Vedas and Upanishads. ठीक है, तो गार्गी is one of them and गार्गी is actually a scholar. She is very knowledgeable. ठीक है, तो वो she ends up in a debate with another great scholar. ठीक है, बहुत ही बड़े scholar से वो debate करती है. ठीक है, and they talk about universe and basically सारी चीजों के बारे में वो debate करते हैं. Then when
गार्गी एक्चुअली आस्क्ड दिस स्कॉलर, ठीक है, कि जो यूनिवर्स है या वो ब्राह्मण्स के बारे में स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पूछती है, एंड स्पेस के बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में, देन एट दैट पॉइंट द स्कॉलर, द ग्रेट स्कॉलर, ही रिप्लाइज दैट यू कैन नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस, ठीक है, अदरवाइज योर माइंड विल बी ब्लोन अवे, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट गार्गी चूजेस टू गेट साइलेंट। तो उसी के ऊपर पूरी की पूरी ये पोयम है, गार्गीज साइलेंस, ठीक है। आरती, पोएम में राइटर्स के नेम मोस्टली नहीं भी पूछ सकते, बट यस यू शुड नो कि कौन सी पोएम्स कौन से राइटर्स ने लिखी हुई है, एटलीस्ट योर सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर, ठीक है। तो वो दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन एक्चुअली, अगर आता भी है तो, ठीक है। ओके, सो एनी अदर थिंग, आई कैन नॉट see any other question except कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, from what I know it is all about कि तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं, जैसे तुम्हारा पहले इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का पेपर आए थे, वे कंपैरेटिवली सेम, बट यस थोड़ा सा लेवल हाई होगा उसका, ठीक है। क्वेश्चंस ऑब्वियसली थोड़े से चेंज करके आएंगे, थोड़े से और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज वाई तुमको इतनी डिटेल के अंदर समझाया जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि तुम्हारा क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अगर तुम्हें फिगर ऑफ स्पीच नहीं पता होगी उन 4 ऑप्शंस में से कि कौन सी चीज क्या क्या है, तो तुम नहीं आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पोएम में उन्होंने किसी चीज के बारे में पूछ लिया कि व्हाट डज दिस वर्ड रिप्रेजेंट, तो तुम्हें उसका सही आंसर भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आई गेस एवरीबडी हैज एक्सेस, मतलब सबको मटेरियल वाला जो लिंक है वो मिल चुका है। अगर वो नहीं भी खुल रहा है तो वो भी बता देना मुझे। सी, जो तुम्हारा पहले जैसा वो था, क्या कहते हैं, क्राइटेरिया था अबाउट चूजिंग योर पेपर, ठीक है, इंग्लिश वाला जो पेपर है MIL का पेपर, वही सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो प्लीज जस्ट आंसर, मतलब उसी हिसाब से अपने फॉर्म्स भी भरना। फिगर ऑफ स्पीच मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जितनी भी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है ना, वो पोएम्स के अंदर वो फिगर ऑफ स्पीचेस यूज करते हैं, जैसे कि सिमिली, ठीक है, सिंबल्स, इमेजरी, ये सारे के सारे आर द फिगर ऑफ स्पीचेस, मेटाफर्स, ओके। तो वो सारी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। अगर आपको फिर भी उसमें कोई डाउट है तो आप उसको मटेरियल के अंदर, वो पूरा का पूरा PDF मैंने डाल दिया है। पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, टूल्स या डिवाइसेस ऑफ पोएम, ये तीनों के तीनों जो टर्म्स हैं which they are actually very same and they all contain the figure of speeches, ठीक है। तो ये मैं 2 क्लासेस से एक्चुअली कर रही हूँ फिगर ऑफ स्पीच, तो तुम्हें अब वो आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर और कोई भी दिक्कत है तो बता दो, ओके। ठीक है, आई गेस समवन इज आस्किंग सम क्वेश्चन। किसी के फिगर ऑफ स्पीच से कोई क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, personifications is kind of metaphor जिसके अंदर कंपैरिजन होता है, बट उसके अंदर हम एक ह्यूमन को नॉन ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, या एक नॉन ह्यूमन क्वालिटी के अंदर ह्यूमन क्वालिटी डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी होते हैं पर्सोनिफिकेशन के, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द बॉटल ऑफ वाइन इज कॉलिंग माई नेम, या द सन इज स्माइलिंग ऑन अस टुडे, ठीक है। अब सन असलियत में स्माइल नहीं कर रहा होता, द सन इज स्माइलिंग ऑन अस टुडे, इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। स्माइलिंग जो है वो एक ह्यूमन क्वालिटी है, जो एक नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी उस, हाँ, नॉन लिविंग थिंग को बेसिकली एट्रीब्यूट करी गई है, विच इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। उसके और भी एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, आई कैन नॉट थिंक, जैसे कि इफ योर सम
क्या कह सकते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर काम ना कर रहा हो या तुम्हारा लैपटॉप फोन काम ना कर रहा हो, देन you mostly people say that you know my phone is being very stubborn today or my computer is being very stubborn today. अब कंप्यूटर असलियत में stubborn नहीं हो रहा है या पागल सा नहीं हो रहा है, राइट? तो that is a very human quality जो तुम नॉन लिविंग थिंग को देते हो, which is personification. ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं? ओके, were you not being able to ask questions? क्योंकि मैंने अभी देखा क्वेश्चन आंसर सेक्शन तो क्लोज था. ठीक है, ओके मैम, जैसे असाइनमेंट क्वेश्चन आए, यस सिमिलर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके. ठीक है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है जो तुम्हारे को पहले पढ़ा था सेमेस्टर के अंदर, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. यहाँ पे तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेकंड पार्ट चल रहा है. ठीक है, तो इट इज क्वाइट सिमिलर, बट वही एज आई सेड कि तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा लेवल चेंज हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अब तुम सेकेंड ईयर के अंदर हो एंड तुम्हारी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटीज, उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. ग्रामर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो कीप इन माइंड. ठीक है, okay, so if there is nothing else, so please go and access the links. ठीक है, I will just now upload the PDF जहां से मैंने पढ़ाया है अभी तुम्हें. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो है तुम्हारी, उसके अंदर we would be doing certain types of poetry, यानी कि modern poetry, traditional poetry, ये सारे के सारे ages of poetry. बाई चांस अगर तुमसे पूछा जाए कि ये poetry कैसे एज की है, तो हर एज की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम वो पढ़ते हुए नेक्स्ट यूनिट भी नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो बी देयर. एंड तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट जो है विच वुड बी अबाउट फिक्शन, नॉवेला एंड फिक्शंस एंड नॉवेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो गेट योरसेल्फ फेमिलियर अबाउट इट. ठीक है, थोड़ा सा, एंड प्लीज थोड़े से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछो जो तुम्हें अभी क्लास में समझ ना आ रहा हो. दैट इज मोर फिजिबल, क्योंकि पहले क्लास में समझो, उसके बाद तुम टेंशन लो कि पेपर में क्या आने वाला है. अगर तुमने क्लास ढंग से ली होगी तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेपर कैसा आएगा, बट यस अगर तुम क्लासेस ढंग से लोगे और सारा का सारा जो मैं बता रही हूँ सारी चीजें पढ़ोगे, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो दिस एंड्स आवर सेशन. meet you in the next class. ठीक है, be there please. अगर तुम रेगुलर भी होगे तो भी तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वरना काफी सारे बच्चे मुझसे पिछली क्लास के बारे में पूछते रहते हैं कि पीछे क्लास में क्या पढ़ा था, या हमने अगर हम ड्रामा जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड लाइफ नरेटिव्स कर चुके हैं, उधर से क्वेश्चंस पूछोगे तो आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल एज दैट. तुम शुरू से क्लासेस अटेंड करो, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज ऑल्सो, एंड तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहेगा पूरा का पूरा सिलेबस समझना. ठीक है, they are not very long classes. Okay, so I'm gonna end the session now. Bye bye.